हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। वेलकम टू द लक्ष्य सीरीज। तो आज हम जो पॉलिटी स्टैटिक के मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं उसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगी और उसमें जो भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बच गए हैं उस पहले वाले पार्ट में मैं वो लेके आऊंगी। बिकॉज ना अब मतलब मैंने जितने भी लोगों से बात किया है उसमें से मुझे पॉलिटी के क्वेश्चन जो है ना वो काफी सुनने को मिल रहे हैं, और वो भी स्टैटिक स्टैटिक टॉपिक से, जिसमें कि जो एक कंप्लीट फैक्ट नहीं होता कि कौन सा रेट, कौन सा शेड्यूल, इससे वाले क्वेश्चन है ना। तो इसी का कंपाइलेशन है जो मैंने किया है, सो दैट कि आपको एक जगह पे सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो है ना ये वाले देखो, कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सबसे पहले तो जब हमारे इंडिपेंडेंस एक्ट, मतलब जो कैबिनेट मिशन प्लान, आपको याद है, मतलब मैं इस मॉडर्न इंडिया के ऊपर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगी। मॉडर्न इंडिया में हम कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान के बाद माउंट बेटन प्लान के टाइम पर जो हमारे इलेक्शन हुए थे ना, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, जिसने फाइनली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जितनी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको एक्चुअल में लागू करवाया था। तो उस समय उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कितने मेंबर्स थे, टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, तो वो थी 389। ठीक है। अब क्वेश्चन पता है कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी जिससे फाइनली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुई और जितना भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, वो उसमें मेंबर्स जो थे वो कैसे इलेक्ट होते थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना उसमें पार्शली इलेक्टेड मेंबर्स थे और पार्शली नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। ठीक है। और जो इलेक्टेड मेंबर पता है कौन से थे? जो PLA, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी ना। जस्ट सेकेंड। यस, तो जो भी मतलब PLA, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से जो प्रोविंसेस में जितने भी मेंबर सिलेक्ट होते थे वो इलेक्ट करते थे, और फिर वो जो फाइनल मेंबर हैं वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सिलेक्ट हुए थे। अब एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, तो टोटल स्ट्रेंथ थी 389। ठीक है। उसके बाद उसमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉटेड थे, और 93 जो थे वो प्रिंसी स्टेट से आए थे। उसके बाद आफ्टर उसमें जो 296 है उसमें से भी 292 वर ड्रॉन फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस, एंड 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर में से आए थे। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे पहले जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क कर रही थी, तो बिफोर इंडिपेंडेंस जब हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उससे पहले जो टेम्पररी जो लोग थे जो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, उस समय जो हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, ध्यान रखना उससे पहले, क्योंकि बाद में तो राजेंद्र प्रसाद, लेकिन पहले जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कंफ्यूज करने के लिए कई बार दे देते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी उस समय टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, वो थे BN राव। ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि आपको पता है कि जो प्रियम्बल है ना वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके कौन आए थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। बस इतना ही ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद हमें ये है कि हाँ, जब इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे, है ना। तो वो चेंजेस क्या थे? सबसे पहले तो ये कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है जो कि हमने बनाया, है ना। जिसके हेड थे हमारे BR अम्बेडकर, उस कमेटी के, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है। उसके बाद हम कोई भी लॉ को रख भी सकते थे और चेंज भी कर सकते थे, जो कि हमने किए भी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो मेन सेपरेट फंक्शन थे। एक फंक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। लेकिन जब ऑर्डिनरी लॉज को जब इनैक्ट करना, उस समय जो हमारे हेड थे वो थे GV मावलंकर। ठीक है। इतना डीप में नहीं पूछेंगे, बट हमें राजेंद्र प्रसाद जरूर ध्यान रखना है कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम जो प्रेसिडेंट हम, मतलब जो हेड हमारे उस पूरे असेंबली के माने जाते हैं वो है हमारे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग ने, आपको पता है कि वो विड्रॉ कर लिया था, वो नहीं थी फाइनल उसका पार्ट क्योंकि पाकिस्तान बन गया था। तो उसके बाद से 389 से 299 मेंबर्स रह गए थे। ठीक है। उसके बाद अदर फंक्शंस परफॉर्म। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ना डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि यार नेशनल फ्लैग हम कौन सी डेट को लेकर आए, या कौन सी डेट को हमने वो अडॉप्ट किया, तो 22 जुलाई 1947। उसके बाद एक ही डेट है और तीन इंपॉर्टेंट चीजें। एक डेट कौन सी है? January 24, 1950। ठीक है। अब इसमें हमने नेशनल एंथम भी अडॉप्ट करी, नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया। अब आप समझ रहे हो कि 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सेप्ट करने वाले थे, उस टाइम पे हमने राजेंद्र प्रसाद को एज प्रॉपर प्रेसिडेंट एक्सेप्ट किया और हमने इलेक्ट किया। ठीक है। ये हो गया। ओके, जस्ट सेकेंड। जो नेक्स्ट है हमारे वो है मेजर कमिटीज। मेजर कमिटीज में क्या आता है
कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तो उसके बाद तो अलग अलग कमिटी थी ना, है ना, हमने डिवाइड किया था कि हम किस हिसाब से मतलब कौन सी कमेटी किस इंडिविजुअल को देंगे और वो इंडिविजुअल उसी कमेटी पे काम करेंगे। और इसके ऊपर स्टैटिक क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब डायरेक्ट एक सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर अब टेबल में भी पूछे जा रहे हैं, है ना। तो टेबल में या स्टैटिक में आपको अगर मेन कमिटीज याद है तो आप मतलब फंसोगे नहीं इस क्वेश्चन में। जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट कमेटी आती है यूनियन पावर्स कमेटी। यूनियन पावर्स कमेटी में कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अब कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है तो उनमें भी जवाहरलाल नेहरू है। अब प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जब भी स्टेट से रिलेटेड बात होगी मोस्टली, उसका भी एक एक्सेप्शन मैं आगे बताऊंगी, लेकिन जनरली प्रोविंसेस से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो उनके हेड है हमारे सरदार पटेल, श्री सरदार पटेल। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, उसके हैं सरदार पटेल। ठीक है। उसके बाद हमारी कुछ सब कमेटीज हैं, 5 सब कमेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेबी के पुरानी, फिर माइनॉरिटी सब कमेटी एच सी मुखर्जी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया गोपीनाथ बरदौलिया, और एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज के हैं ए बी ठाकर। ठीक है। अब यार ये है ना, ये जो इतनी डीप में है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप सारी मतलब एग्जैक्ट याद करो, लेकिन अगर थोड़ा भी आपने देखा हुआ होगा ना तो आप एलिमिनेट कर पाओगे कि यार ये तो नहीं था, ये भी नहीं था। तो ऊपर ऊपर वाले तो डेफिनेटली याद कर लेना। ठीक है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो है ना वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही आगे हम पढ़ते हैं एक ये वाली स्टीयरिंग कमेटी, ये दो कमेटी मत भूलना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, क्योंकि इसमें वो कंफ्यूज कर देता है, तो ये दोनों मत भूलना। अब ऐसी जो मैंने बोला था स्टेट कमेटी, स्टेट कमेटी आपको लगेगा सरदार पटेल की है, लेकिन स्टेट कमेटी एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू जी की है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद की है। क्रेडेंशियल कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर की है। हाउस कमेटी पताबी सीतामढ़ी मैया की है, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऊपर वाली ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद एक लिंग्विस्टिक कमीशन है जो एस के धार जी का है। अब वो उससे आगे भी हम पढ़ते हैं एस के धार के बेसिस पे। एक्चुअली जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बने या नहीं बने तो 3 कमिटीज थी, एक जेबी पे कमेटी थी, एक एस के धार कमेटी थी और एक फजल अली कमेटी थी। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, जेबी पे ने और एस के धार ने रिफ्यूज कर दिया था, और मतलब कंप्लीटली क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट बनाएंगे। लेकिन फजल अली ने एक्सेप्ट कर लिया था बिकॉज आंध्र प्रदेश में एक लीडर की डेथ हो गई थी उसके बाद से। ठीक है। ओके। उसके बाद आती है ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या है ना, आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा मतलब रैंसैकिंग ऑफ मेनी अदर कॉन्स्टिट्यूशंस के बाद बने, है ना। तो उस कमेटी के जो हेड थे हमारे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो जो जनरली सबको पता होता है। लेकिन उसके अलावा भी 6 मेंबर्स थे, तो उसके हमें थोड़े बहुत नाम पता होंगे तो एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव, एन टी टी कृष्णमाचारी। ठीक है। तो इसमें जो ऊपर के दो चार है ना वो तो डेफिनेटली कई बार एक दो बार मैंने देखा है कि इस वाले एसएससी के पेपर में या फिर एमटीएस वगैरह के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनैक्टमेंट में हमें पता है कि डेट ध्यान रखनी है हमें कि नवंबर 26 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था, जिस दिन को हम एज कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। लेकिन क्योंकि 26 जनवरी को रावी नदी के पास जवाहरलाल नेहरू ने ऑलरेडी हमने वहां पे पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था, इसीलिए उस डेट को सिलेक्ट किया गया था और उस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। इस दिन हम फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब एक्सेप्ट करते हैं और इनैक्ट करते हैं, लेकिन हमने अडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया था। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री कमेटी। अब देखो पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट है उसमें कैसे आपको पता है कि सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है। उसके बिल इंट्रोडक्शन के बाद एक नॉर्मल एक डिस्कशन स्टेज होती है। डिस्कशन स्टेज के बाद क्या होता है, डिस्कशन स्टेज के बाद हमारे पास जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है ना, पार्लियामेंट्री कमेटी उसको वहां पे बिल जाता है और फिर वो प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करते हैं कि उस बिल में हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्या माइनस कर सकते हैं, है ना, क्या मॉडिफिकेशन है या क्या एक्सपर्ट एडवाइस है। तो वो अब इन पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर क्या स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला तो ये कि ये कमेटी होती कितनी तरह की है। तो एक होती है अडहॉक कमेटी, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गए। एडहॉक कमेटी में अगर आप डिवाइड करो तो एक होता है इंक्वायरी कमेटी, एक होता है एडवाइजरी कमेटी। ये चीज हो गई। और उसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटी होते हैं ना, ये सारी जो है ना, ये सारी है स्टैंडिंग कमेटी। अब स्टैंडिंग कमेटी से में भी क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इनके मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है। तो इनके मेंबर्स को, एक मिनट, इनके मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, तो इनके मेंबर्स को अपॉइंट करता है स्पीकर, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद फाइनेंस स्पीकर अपॉइंट करता है और 1 साल के लिए करता है। ठीक है। उसमें भी इस पूरी ये जो कमिटीज है ना, स्टैंडिंग कमिटी, इसको हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट है फाइनेंस कमेटी।
फाइनेंस कमेटी में भी 3 कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें भी अगर आप फर्दर डिवीजन चाहते हो ना, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो ले आऊंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इतना डीप में वो इस समय क्वेश्चन पूछेगा या आप एकदम से याद कर पाओगे, ठीक है। इवन आई मीन स्टिल इफ यू वांट प्लीज डू कमेंट, मैं आप इसके लिए स्पेशल डीप में प्रॉपर एक एक क्वेश्चन के ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगी, ठीक है। बट अभी के लिए फाइनेंस कमेटी में 3 है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें भी आप ये चीज ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच कमेटी इज द मदर ऑफ ऑल कमेटी, देन पब्लिक अकाउंट कमेटी इज द मदर ऑफ ऑल कमेटी, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कितनी होती है, 24 होती है। इसमें भी जो 16 है ना, 16 वो होती है लोकसभा में, और 8 जो है वो होती है राज्यसभा में, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख लेंगे। फिर कमेटी ऑन इंक्वायरी, पिटिशंस, प्रिविलेजेस एंड एथिक्स। इसमें पता है क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो वो एक्चुअली कैग की रिपोर्ट्स को जो स्क्रूटनाइज करती है। ऐसी जो एस्टिमेट कमेटी है वो बताती है कि जो फंड अलोकेट हुआ था वो एक्चुअली सही जगह यूटिलाइज हुआ है कि नहीं, ठीक है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग यही बताती है कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, जो पीएसयूज वगैरह हैं, और जो भी मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी उनके अकाउंट्स रहे हैं, उसका एस्टिमेट और वो सही से प्रॉपरली स्क्रूटनाइज है कि नहीं है, क्या कोई फालतू खर्चा तो नहीं है, फिजिकल प्रूडेंस तो है ना, इस चीज से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद जो हमारी कमेटी ऑन इंक्वायरी है, उसमें ये देखा जाता है कि क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है उसका ब्रीच तो नहीं हुआ। जैसे महुआ सुमित्रा का केस था, वो इसी कमेटी ने किया था, और इसके जो प्रिविलेजेस थे जब वो ब्रीच होते हैं तो फिर पार्लियामेंट अपने रिस्पेक्टिव मतलब स्टेप्स लेती है ना। वो हम अभी इतना डीप में नहीं जाना। एथिक्स कमेटी ये देखती है कि मतलब जो भी पार्लियामेंट्री रूल्स हैं वो, और जो एथिक्स है वो प्रॉपरली फॉलो तो हो रहे हैं ना, ये इससे रिलेटेड। फिर कमेटी टू स्क्रूटनाइज गवर्नमेंट इंश्योरेंस, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में पता है क्या होता है कि अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे उस चीज को अप्लाई कर पा रहा है, या उसमें उसका क्या स्टेटस है, वो चेक होता है। वेलफेयर ऑफ SC ST से आप नाम से समझ रहे हो, empowerment ऑफ वुमेन, पेपर लेड ऑन द टेबल, जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये वाली जो ऊपर की तीनों है ये, और ये वाली जो ऊपर ये फाइनेंस कमेटी वगैरह, और जो कमेटी इन इंक्वायरी, ये थोड़ा ध्यान रखना बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो यार अब पता है क्या है, अब मैं ये वो बोलने जा रही हूँ कि आपको पता है जो पार्लियामेंट में इंपॉर्टेंट मोशंस होते हैं, है ना, कि जैसे कुछ होता है 0 आर, फिर होता है हमारा क्वेश्चन आर, है ना। जो क्वेश्चन आर होता है ना, क्वेश्चन आर सबसे पहले, क्वेश्चन आर वो आर होता है यार, जो 1 घंटे का टाइम दिया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कशन को स्टडी करने के लिए, जो उस समय मतलब जो इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड आया था, या फिर उससे पहले अभी जो फार्म लॉज आए थे, सडनली उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाए, वैसा कुछ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आर होता है। उसके बाद एक आता है 0 आर। 0 आर जो है ना, एक ये वो मोशंस हैं, वो मोशन होते हैं जो कि क्वेश्चन आर, ठीक है, और मेन एजेंडा, उसके बीच में जो टाइम मिलता है वो 0 आर के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि इसका मेंशन किसी इंडियन प्रोसीजर वगैरह में नहीं है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं उसमें नहीं है, और 0 आर इंडियन इनोवेशन ही है, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रॉपर मोशंस आते हैं, जैसे जो खुद के एक सेपरेट मोशन है एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, उसमें फर्दर पार्ट आता है, एक एंसिलरी मोशन होता है, ठीक है, एक होता है सब्स्टिट्यूट मोशन, एक होता है सब्सिडरी मोशन, ठीक है। सब्सिडरी मोशन की फर्दर भी पार्ट होते हैं, बट इतना नहीं अपने को याद करना, बस ये 3 अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोजर मोशन। अब क्लोजर मोशन से क्या क्वेश्चन आएगा पता है, इससे आ सकता है कि इसमें जो कंगारू और गिलेटिन मोशन है ना, वो आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि क्लोजर मोशन मतलब समझ रहे हो, कि जैसे कि कोई बिल पास हुआ या बिल डिस्कशन हुआ, अब उसके ऊपर काफी डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन अब उस बिल को फाइनली हमें वोट करना है, तो वोट किस तरह से करेंगे। क्या फिर वो सिंपल क्लोजर हो जाएगा, क्या वो क्लोजर बाय कंपार्टमेंट होगा, कि मतलब हम ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे इन पूरे पार्ट्स को, या फिर वो कंगारू होगा या गिलेटिन होगा। कंगारू में ऐसा होता है कि कोई भी बिल होता है ना जो इंट्रोड्यूस, उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर डिस्कशन होता है और बाकी सबको हम ऐसे ही रहने देते हैं, उस चीज को बोलते हैं कंगारू मोशन। गिलेटिन मोशन होता है कि अगर किसी पर डिस्कशन हुआ या डिस्कशन नहीं हुआ, तो साथ में ही उसके ऊपर वोटिंग हो गई, उस चीज को गुलेटिन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिविलेज मोशन ये होता है जब किसी मिनिस्टर को सेंशर करना होता है, किसी मिनिस्टर के ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है, उनको थोड़ा होता है ना, उनका अटेंशन ग्रैब करना होता है कि भाई आपने ये प्रिविलेज को ब्रीच कर दिया, या फिर आपके जो आपका डिपार्टमेंट था वो ऐसे ढंग से काम नहीं कर रहा है, तब ये चीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलिंग अटेंशन मोशन किस लिए होता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन भी इंडियन इनोवेशन है, ठीक है। और ये तब होता है जब आप अगेन किसी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने के लिए आप किसी मिनिस्टर का अटेंशन ग्रैब करते हो, सिंपल, बस इतना। एडजर्नमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही मोशन जो है ना वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं,
adjournment मोशन क्या होता है, कोई भी आप सेशन कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, उसको adjourn कर दो, उसके लिए होता है। इसके लिए 50 मेंबर्स भी चाहिए होते हैं। आप अटेंशन ड्रॉ कर रहे होते हो मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की तरफ, ठीक है। सिर्फ लोकसभा में होता है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन वही है, जैसे नाम समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी ऑपोजिशन या मिनिस्टर्स जो हैं वो नो, कोई भी उसमें से 50 मेंबर्स सिर्फ लोकसभा में अगर वो मोशन शुरू कर दे, मतलब मोशन इंस्टॉल कर दे कि मतलब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन कर दे, तो उस समय सरकार को मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ जाती है, और अगर वो ना कर पाए तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, रूल 1898 में लिखा है। बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद आता है शेड्यूल। अब सबसे पहले तो ना मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, TEARSOFPN, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब इसको पता है हमें, क्वेश्चन पता है क्या आएगा, या तो टेबल फॉर्मेट में आएगा या डायरेक्ट पूछ लेगा फर्स्ट या सेकंड या थर्ड शेड्यूल क्या है। तो टी का मतलब होता है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड द रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, उसका मतलब प्रॉपर लिस्ट। तो फर्स्ट शेड्यूल में हम टी मतलब टेरिटरीज आएंगी। सेकंड शेड्यूल में पता है क्या होता है, सेकंड शेड्यूल में होता है एमोल्यूमेंट्स। अब किन के एमोल्यूमेंट्स, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर के हैं उससे रिलेटेड कोई प्रोविजंस, एमोल्यूमेंट्स रिलेटेड टू स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड, हाँ, तो सेकंड शेड्यूल में आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, गवर्नर हमने पढ़ा, चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर। ठीक है, उसके बाद प्रोविजंस रिलेटेड टू जो भी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, और कैग है। तो कैग आता है, सुप्रीम कोर्ट वो आते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, और प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो इनसे रिलेटेड जो भी इमोल्यूमेंट्स है ना, इमोल्यूमेंट, ई फॉर इमोल्यूमेंट, वो सेकंड शेड्यूल में आते हैं। थर्ड शेड्यूल में आता है अफर्मेशन, ओथ्स एंड अफर्मेशन, ऐसे आ गया ना। फोर्थ शेड्यूल होता है हमारा जो राज्यसभा में सीट्स हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट में सीट्स हैं, उससे रिलेटेड एलोकेशन। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब कि राज्यसभा, इसीलिए यहाँ पे मैंने आर से रेफर किया है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल में आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल जो ट्राइबल एरियाज होते हैं। तो एस का मतलब हो गया हमारा शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया का जो भी शेड्यूल एरिया का जो भी हमारा वो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल होता है हमारा क्या कहते हैं, जो ट्राइब, जो वो वाले नॉर्थ ईस्ट के जो चार स्टेट नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको ऐसे AMMT से याद रखते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट में चार स्टेट है ना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिक्स शेड्यूल में आता है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैल्ट है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बैल्ट है। ठीक है, ये हो गया। सेवेंथ में आता है हमारा क्या कहते हैं, जो हमारी तीन जो लिस्ट होती है ना, तो वो जो तीन लिस्ट है वो हमारी सेवेंथ में आती है। ठीक है, एट्थ में आता है हमारा लैंग्वेजेस। ठीक है, एक सेकेंड, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, यहाँ पे आप एक चीज ऐड कर लो, OLD, टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं वही कंफ्यूज हो गई कि मतलब यहाँ पे मैंने तीन प्रॉपर, क्योंकि ट्रिक है ना। तो सेवेंथ मतलब कि जो हमारे तीन शेड्यूल, मतलब तीन जो हमारी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और ये हमारी स्टेट लिस्ट और काउंटी लिस्ट। एट शेड्यूल में लैंग्वेजेस आती है। ठीक है, देखो यहाँ पे एल मतलब लैंग्वेजेस। ठीक है, एफ मतलब फेडरेशन। उसके बाद जो डी है, डी स्टैंड फॉर डिफेक्शन, जो किसमें आता है, टेंथ शेड्यूल में। ठीक है, टी जो है वो टेंथ शेड्यूल में आता है, और जो डिफेक्शन वाला है। उसके बाद जो लास्ट है पी और एन, तो पी और एन मतलब कि पी फॉर पंचायती राज 11th शेड्यूल, एंड 12 जो है वो म्यूनिसिपैलिटी वाला है। तो 11th इज फॉर पंचायती राज एंड 12th इज फॉर म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, टी इज फॉर टेरिटरीज, ई फॉर एमोल्यूमेंट्स, ए फॉर अफर्मेशन, आई इज फॉर राज्यसभा शेड्यूल एरियाज। ठीक है, अदर शेड्यूल एरियाज, फिर फेडरल लिस्ट। ठीक है, ओ इज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसके बाद जस्ट सेकेंड, यस, वैलिडेशन ऑफ सर्टनेस, जो हमारा लैंड रिफॉर्म वाला होता है। ठीक है, डी इज फॉर डिफेक्शन, पी इज फॉर पंचायती राज, एम इज फॉर म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है और जो इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं मैं उसके ऊपर लेके आऊँ। ठीक है, और सो दैट कि आप प्रॉपरली रिलाई कर पाओ मेरे कंटेंट के ऊपर। सो थैंक यू सो